यस, आज हम राजस्थान के जीके के अंदर राजस्थान की मिट्टियां जो हम कल पढ़ चुके थे उन मिट्टियों का हमारा सेकंड पार्ट होगा। और सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान के अंदर मृदा का अपरदन होता है, उसके क्या कारण है, किस तरह से मरुस्थलीय का प्रसार होता है, उसका क्या कारण है, और हमारे इस भूमि को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा बने गए अधिनियम पर हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आरपीसी की जो तमाम एग्जाम्स हैं उस एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं हमारी मिट्टियों को लेकर ये क्वेश्चंस उभर करके सामने आए, क्योंकि हमारे लिए छोटा सा छोटा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ चुका है, जिस तरह से पॉइंट की वैल्यू बढ़ चुकी है, हमारे लिए प्रत्येक यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इन वीडियो को देख करके जो वीडियो के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप रिप्लाई कर रहे होंगे। तो हम कल के क्वेश्चन से ही इस क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने पूछा था कि रामसर साइट जो कि दलदली भाग है वो क्यों कहा गया, उस दलदली भाग को रामसर साइट ही क्यों कहा गया। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन 1982 के अंदर सऊदी अरब में रामसर नामक गांव में विश्व के तमाम जल को लेकर के, मिट्टी को लेकर के विशेषज्ञ इकट्ठा हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि विश्व में जहां पर भी दलदली भाग बना पड़ा हुआ है उसका एक नाम दिया जाए। तो उस सऊदी अरब के दुबई वाले क्षेत्र के छोटा सा गांव रामसर का नाम हमेशा के लिए अस्थायी करने के लिए ये तमाम दलदली जो स्थान है उसको रामसर साइट कहा गया। ये जो सेम वाली स्थिति और यह जो रामसर साइट वाली स्थिति जो बनती है उसके पीछे का कारण है केशिका क्रियाओं का होना। केशिका क्रियाओं का होना यानी कि लवणीय जगह से उस मिट्टी के कणों के द्वारा जल का ऊपर की ओर बढ़ना केशिकीय क्रिया कहलाती है। केशिकीय क्रिया कहलाती है। तो ये हमारे आरपीसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रश्न रामसर साइट को लेकर के बने हुए हैं, जो कि खास करके सबसे बड़ा रामसर साइट जो है हमारा सांबर का है। बाकी रामसर साइट हमारे कोटा के अंदर भी बन चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब के दुबई में सन 1982 में मृदा एवं जल विशेषज्ञ के द्वारा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें दलदली स्थान को एक नाम देना था। जिस गांव में इन्होंने अपनी मीटिंग रखी थी उसी गांव का नाम इन दलदली वाले जगह को दिया गया और रामसर साइट कहा गया। रामसर साइट कहा गया। तो आइए हम मृदा अपरदन को देखते हैं। मृदा का ह्रास होना या इस मिट्टियों का क्षीण होना मृदा अपरदन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान मिट्टी के जाना, अस्थायी जगह पर इन मिट्टियों का न रह पाना,
और उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाना हमारे इस मृदा अपरदन के कारण होता है। तो ये मृदा अपरदन होता क्यों है, उसके पीछे का अगर कारण को देखें तो इसका पहला जो कारण है वह है सर्वाधिक वनों की कटाई। हम अच्छी तरह से जानते हैं, कि राजस्थान के अंदर जहां जहां पर भी वन है, अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए इन वनों वाले क्षेत्रों को काट दिया जाता है और काट दिए गए हैं, जिसके कारण हम जानते हैं कि जो वन है उनकी जो जड़ें हैं वह इन मिट्टियों को पकड़े हुए रहती है। वनों की अत्यधिक कटाई हो जाने के कारण अब उस जगह की जो मिट्टी जो कि वास्तव में बहुत ही उपजाऊ थी, वह वर्षा के कारण, तापमान के कारण विघटित होती है और वो उपजाऊपन वाली मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रही है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी खाइयों का निर्माण हो गया है, बड़े बड़े नालों का निर्माण हो गया है और जो धरातल, जो फर्श एकदम समतलीकरण में था, वहां पर उबड़ खाबड़ वाली स्थितियां बन गई हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है सर्वाधिक वनों की कटाई। दूसरे नंबर का कारण है पशुचारण। हमारे राजस्थान के अंदर लोगों के जीवन यापन को लेकर के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, पहला कृषि और दूसरा है पशुपालन। कृषि के अंदर इतना ज्यादा यहाँ पर लाभ नहीं हो पाता है और उसका कारण है हमारा राजस्थान जो है वो जल को लेकर के विभिन्नता रखता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अपने जीवन यापन को चलाने के लिए पशुओं को रखना इनकी मजबूरी है। और जब ये पशु जो हैं वो इन राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर, भौतिक स्वरूपों के अंदर जब चरने हेतु जाती है तो उनके पाँवों की खुरों के द्वारा जो मिट्टी है वो कट जाती है और वायु के द्वारा, ताप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यह मिट्टी बहती रहती है। और यही कारण है कि पशुचारण जो है वह भी मृदा अपरदन करने में अपनी भूमिका निभाता है। तीसरे नंबर का कारण है स्थानांतरित कृषि। यहाँ के लोग एक जगह पर अस्थायी रूप से कृषि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा राजस्थान जो है वो भौतिक स्वरूप पर भिन्नता लिए हुए है, कहीं पर पहाड़ी भाग है, कहीं समतली भाग है। अपने जीवन यापन को लेकर के अभी वर्तमान में ये स्थितियां नहीं आ रही है, लेकिन पूर्व में ये स्थितियां रही हैं, जिसकी वजह से लोग अपने जीवन यापन को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे। जहाँ पर भी उनका ठिकाना बैठता था वहाँ पर यह अपनी कृषि को करते। जब वहाँ पर जल की कमी होती, वहाँ पर है ना वो चारे की कमी हो जाती, तो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते। तो जो खेत का जो जोत किया हुआ भाग था, वहाँ जो मिट्टी टूट करके उभरती थी, वह वर्षा के द्वारा और तापमान के द्वारा विघटित हो जाती थी और यह मिट्टी भी वायु के द्वारा अपरदन होती रहती है। इसमें हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक कृषि आती है वो है हमारी झूमिंग कृषि, जिसके अंदर वनों को काट करके खेती करने की पद्धति है। ये जहां जहां पर भी वनों को काटते थे वहां पर खेतों का निर्माण करते थे और खेत में अपनी जो भी उपज होती थी उसे लेते और फिर दूसरी जगह जाकर के पुनः वनों को काटते और खेत का निर्माण करते, जिसकी वजह से मृदा अपरदन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चौथा इसका कारण है
पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रसार का होना, मरुस्थलीय प्रसार का होना। हमारा जो राजस्थान है, इसका जो पश्चिमी वाला भाग है वो पूर्ण रूप से शुष्क प्रदेश है, पूर्ण रूप से शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हवाओं का निर्माण होता है और ये हवाएं जो हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान इन रेत के कणों को लेकर के जाती है, रेत के कणों को लेकर जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे, क्योंकि क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा वनों का नहीं प्रभाव है, नहीं यहाँ पर मिट्टियों का प्रभाव है, सिर्फ हवा ही हवा है, जिसकी वजह से यह मरुस्थल का प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये माना गया है कि हमारे राजस्थान के अंदर 19 जिलों से भी ज़्यादा मरुस्थल फैल चुका है, मरुस्थल फैल चुका है। और ये हवा के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे जो अन्य भौतिक विभाग पड़े हुए हैं, जहाँ पर मिट्टी का भाग है, जहाँ पर गुणों को लेकर के कृषि को लेकर चल रही है, उसके अंदर ये मिलावट होती जा रही है और धीरे धीरे यह रेतीली भाग में परिवर्तन होती जा रही है। हम इस पॉइंट को लेकर के एक क्वेश्चन बनाएंगे कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रसार का प्रमुख गांव कौन सा है जहां से मरुस्थल प्रसार हुआ, ये कहा गया है। बड़ोपल जो गांव है वह मैडम सेम को लेकर के है। मैंने पूछा है मरुस्थलीय प्रसार का गांव कौन सा माना गया है, यहां से मरुस्थल का प्रसार होता है। नाचना गांव जैसलमेर, नाचना गांव जैसलमेर। आपको ध्यान रखना है 3 जगह नाचना है, 3 जगह नाचना है। एक नाचना ऊंटों की किस्म है, एक नाचना मरुस्थलीय प्रसार का गांव है और एक नाचना वहां के नृत्य को लेकर के चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय प्रसार का होने वाला जो गांव है वो नाचना गांव जैसलमेर है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। अब इन मृदा के अपरदन को रोकने के लिए हमारे राज्य सरकार ने कुछ ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है जो कि इस मृदा अपरदन को रोका जा सके, मृदा को रोका जा सके। तो हमारे जो पश्चिमी वाला जो भाग है, इस पश्चिमी वाले भाग के अंदर, इस राजस्थान के पश्चिमी वाले भाग के अंदर जापान की कंपनी, जिसे हम बैंक भी बोलते हैं, JBIC, जापान बैंकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव लिमिटेड, इस कंपनी ने हमारे राजस्थान के अंदर 2 जगह अपनी परियोजनाओं का निर्माण किया है। एक उदयपुर वाले भाग में जहां पर अरावली परियोजना है, शायद ये आपके गाइड में कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनकर के उभर रहे हैं। अरावली परियोजना का निर्माण किया और इसी JBIC, जापान बैंकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी ने हमारे इस पश्चिमी वाले भाग के अंदर भी, पश्चिमी वाले भाग पर भी एक वर्क किया है और इस राजस्थान के पश्चिमी सीमा पर 30 मीटर चौड़ी एक घास का रोपण किया है। और ये जो 30 मीटर चौड़ी जो घास का रोपण किया है, यह घास अपनी लंबाई को लेकर के चल रही है, जिस घास का नाम है सेवण घास, सेवण घास। तो जब भी इस पश्चिमी वाले भाग से जब हवाओं का रुख इधर की ओर आता है तो इस सेवण घास की पट्टी बनी पड़ी है और इस सेवण घास की पट्टी को हम क्या कहते हैं, बताइए। बताइए, कहीं पढ़ा हो? भूगर्भिक जल पट्टी को तो लाठी सीरीज बोलते हैं।
यहाँ पर सेवन घास की पट्टी, क्योंकि वो जो भूजल वाली जो पट्टी है वो प्रकृति के द्वारा बनी हुई है, मीठे पानी की झील। यहाँ पर अरावली परियोजना को बनाने वाली कंपनी जापान ने सेवन घास की एक स्पेशल कृत्रिम रूप से एक 30 मीटर चौड़ी पट्टी का निर्माण किया गया है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लक्की का सिराज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? यहाँ पर जो सेवन घास को लेकर के पट्टी बनी है उसको हम बोलते हैं लक्की का सिराज। और हमारे झालोर से लेकर के डूंगरपुर की पट्टी पर रेत के टीलों को क्या कहा गया है? झालोर से लेकर के डूंगरपुर तक गुजरात की सीमा पर रेत के पहाड़ियां बनी पड़ी हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इन रेत की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? देखिएगा, देखिएगा, जब भी आप किसी भी गाइड को खड़ा करते हैं, किसी गाइड को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो इसका पहला राजस्थान के परिचय को लेकर, सीमाओं को लेकर के, हमारी जगह पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमती 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 यहाँ तक आती है। तो यहाँ पर तो हम है ना वो अलग अलग बात, यहाँ पर अपन ये लकी का सहराज भी बोलते हैं, लाठी का सहराज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोला गया है? हमारे आरपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन ले लिए। लिटिल रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल रन। यह तो सिंपल सी बातें हैं। लिटिल, और ये आया है कि गुजरात की सीमा पर रेत के पहाड़ को क्या कहा जाता है? लिटिल रन। तो देखिएगा, तो ये हमारा जो सेवन घास है, इस सेवन घास को रोपने के पीछे 3 उद्देश्य हैं। इस सेवन घास को रोपने के पीछे 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? मरुस्थल को रोकना। मरुस्थल को रोकना, ये तो हमारा हो गया पहला उद्देश्य। इस सरकार के द्वारा जो यहाँ पे पैसा लगा हुआ है और सेवन घास को जो रोपा गया है उसका पहला उद्देश्य क्या है? मरुस्थल को रोकना। दूसरा उद्देश्य इसका है कि ये सीमा वाले क्षेत्र में यहाँ के सैनिकों को छुपने का स्थान, सैनिकों का छुपने का स्थान डेवलप करना, छुपने का स्थान डेवलप करना। और तीसरा है हमारा राज्य पक्षी गोडावण का प्रजनन केंद्र बनाना। 3 उद्देश्य है इसको, इस सेवन घास की पट्टी का निर्माण करने के पीछे। पहला, मरुस्थल को रोकना। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों को शरण प्रदान करवाना, या छुपने के स्थान को रेडी करना। और तीसरा, गोडावण के प्रजनन केंद्र का निर्माण करना। ये तमाम तीनों पॉइंटों पर आरपीएससी ने क्वेश्चंस ले लिए हैं, क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो हमारे लाठी का सहराज, लिटिल रन 30 मीटर क्वेश्चन आया हुआ है ये। और यहां से क्वेश्चन और भी बना है, लिटिल रन के पास में सैनिकों के आवागमन को लेकर के जो सड़क का निर्माण किया गया वो कौन सी परियोजना है? इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। इस लिटिल रन यानी लक्की के सहराज के पास मिलिट्री के आवागमन को लेकर के जो सड़क का निर्माण किया गया है वह कौन सी परियोजना है? यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री की गाड़ियां ही चलती हैं, बाकी दूसरी गाड़ियों को परमिशन नहीं है। आप ढूंढिएगा इसको, फिर बाद में बताएंगे।
आया समझ में? क्वेश्चन ये है कि सेवन घास की पट्टी जो बनी हुई है, इसके पास में एक हाईवे सड़क बनाई गई है जो सैनिकों के यूज के लिए है। यह सड़क है वो किस परियोजना के अंतर्गत बनी हुई है? ये भी हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चंस ले लिया है। चलिएगा, तो इस तरह से हमारे मर्दा अपरदन को लेकर के रोकने के लिए सरकार के द्वारा कार्य होने शुरू हो चुके हैं। हमारी ये पहली परियोजना जो रही है, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के द्वारा तैयार की गई है। दूसरा, हमारे यहाँ पर भूमि चरागाह बोर्ड के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है वनों को लगाना, यानी कि वन बनाना या पेड़ को लगाना। और इसी को लेकर के हमारा राजस्थान पत्रिका भी कार्य कर रही है और वो परियोजना है हरित राजस्थान। हरित राजस्थान, ठीक है। और हमारे राजस्थान के अंदर भूमि विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसके अंदर वनों की कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना व वन विकसित करना इनका उद्देश्य है। विकसित करना इसका उद्देश्य है। अब हमारे मृदा अपरदन को लेकर के दूसरा जो पॉइंट सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है और वह है भूमि की क्षारीयता व लवणीयता। हो जाना। हमारे राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, ग्रीस की चट्टान, चूने की मात्रा होना, ये भाग हमारे राजस्थान के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जहां जहां से भी राजस्थान के अंदर नदियां गुजरती हैं, उस भौतिक स्वरूप के केशकीय संस्करण के माध्यम से भूमि से ऊपर की ओर लवणों का ऊपर की ओर बढ़ना होता है, जिसके कारण उस जगह पर क्षारीयता व लवणीयता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो अनुपयोगी होने लग गई है। और इस मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग होता है जिस पर सफेद परत जमती है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए दिगन। जिसमें मिट्टी का पीएच मान 7.5 से अधिक होता है, और हमारे पुराने समय के अंदर ये जो खारापन वाला भाग की जो ऊपर की जो सफेद परत होती है, उससे कपड़े धोने का काम भी किया जाता था, किया जाता था। तो इसे हम खारा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? खारा बोलते हैं। तो इस खारेपन को खत्म करने के लिए इस मिट्टी के अंदर हम एक खाद का यूज करते हैं। वो कौन सा है? अम्लीयता को खत्म करने के लिए, क्षारीयता को खत्म करने के लिए, उस भूमि के अंदर इस क्षारीयता को खत्म करने के लिए, अम्ल को खत्म करने के लिए हम एक खाद का यूज करते हैं या एक ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जिसके कारण
अम्लीयता व क्षारीयता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बताइए। देखिएगा, अम्लता को खत्म करने के लिए, क्षारीयता को खत्म करने के लिए भूमि के अंदर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस मिट्टी की क्षारीयता को खत्म करती है। और ये क्षारीयता और ये लवणीयता सबसे ज़्यादा हमारे जहाँ जहाँ पर भी जल का बहुत ज़्यादा स्रोत बड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर दलदली स्थिति बना करके उस जमीन को खारेपन में ला देती है, क्योंकि गैसीय प्रक्रिया होती है। और यह अधिकतर हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा और हमारे कोटा वाले क्षेत्र के अंदर चंबल नदी के द्वारा दलदली स्थिति खड़े होकर के क्षारीयता आ रही है। अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी नहरों का विकास हुआ है, उस नहरों के पानी के द्वारा भी खारापन उपलब्ध हो रहा है, और वो मिट्टी जो है वो धीरे धीरे अनउपजाऊ होती हुई जा रही है। इसलिए कृषि विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा यह सुझाव दिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर भी आपके उत्पादन में कमी हो रही है, उस जगह के अंदर सबसे ज़्यादा जिप्सम को डाला जाए। और इसका लक्षण यह है कि उस मिट्टी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद परत जमनी लग जाती है। ठीक है। तीसरे नंबर का भाग है सेम की समस्या। ये तो हम कल बता चुके हैं। चौथे नंबर का भाग है खरपतवार। सबसे महत्वपूर्ण है जिप्सम, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान जो लोग हैं वो न तो आज जिप्सम डाल रहे हैं, न रॉक फास्फेट डाल रहे हैं, न ही चूना डाल रहे हैं। रॉक फास्फेट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महंगा आता है। और रॉक फास्फेट का मतलब होता है राख। और वो कौन सी राख होती है? कोयले की राख या उन पत्तियों की राख जो कि इस खेत में डाली जाए, लेकिन वो डालते हैं नहीं। और दूसरा ये है कि हमारे जितने भी हैं ना वो बड़े बड़े संयंत्र बने हुए हैं, जैसे सीमेंट प्लांट है या हमारे है ना वो सिल्वर प्लांट है, उनसे उनके अंदर जितना भी कोयला जलता है उसकी जो राख होती है उसके द्वारा एक खाद को बनाया जिसे हम रॉक फॉस्फेट कहते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध ज़्यादा होती नहीं है। और चूना को लेकर के तो हम चाहे लाख थप्पड़ जाए उनको समझाने के लिए, लेकिन वो यही कहेंगे कि चूना कोई जमीन में डालने का काम है क्या। तो हमारे पास में सिर्फ ऑप्शन बचता है जिप्सम। और जिप्सम जो है वो भी राख की तरह ही रहती है, और ये मिट्टी की लवणता को और अम्लता को ख़त्म कर देती है। इसे बार बार डालना पड़ता है और उस मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। ठीक है। अब आती है हमारे खरपतवार की समस्या। मृदा अपरदन को लेकर के यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जब जब भी कृषि की जाती है उसके आस पड़ोस के क्षेत्र के अंदर जो खाली जमीन पड़ी है वहाँ पर है ना वो खरपतवार का सबसे ज़्यादा उगना होता है। और कृषक के द्वारा इन खरपतवार को जड़ों सहित उखाड़ करके डाल दिया जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान इसको फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से उस जगह की जो उपजाऊपन की जो मिट्टी होती है वह उखड़ करके इन खरपतवार के साथ में दूसरे क्षेत्र तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट है इसका, और वह है मरुस्थल, जिसको हम मनेवा मरुस्थलीय प्रसार होना, उसके बारे में हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन उभर करके सामने आता है कि मरुस्थलीय प्रसार हो जाने के कारण, इस मरुस्थलीय भाग का डेवलपमेंट होने के कारण राजस्थान सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया? बताइए। राजस्थान सरकार ने किस बोर्ड का गठन किया? बताइए। देखो आप एडवांस पढ़ के आओगे तो मैं मजा आएगा, नहीं तो मैं क्या मैं भूल जाता हूँ। सीधी सी गणित है। देखिएगा, बोर्ड का नाम है केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड।
केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड, है ना। इस बोर्ड का गठन किया गया है और ये बोर्ड के कार्यालय कहाँ स्थापित है, बताइए देखा। इस भू सर्वेक्षण बोर्ड के कार्यालय कहाँ स्थापित हैं? राजस्थान में। जोधपुर के अंदर और सीकर के अंदर इसके कार्यालय स्थापित है, ठीक है। सॉरी, जयपुर और सीकर के अंदर, जयपुर और सीकर के अंदर। हमारे राजस्थान के अंदर प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में खोली थी और दूसरा प्रयोगशाला फिर खुली। फर्स्ट है तो जोधपुर और सेकंड जी वह जयपुर के अंदर खुली थी। जो पहली खुली थी वह कब खुली थी, इसका सन कोई याद है किसी को? सन 1958 में। यस, 58 में। इस मरुस्थल को रोकने के लिए विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया गया। विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, कौन सी तारीख को मनाते हैं इसको, बताइए देखन। पढ़ा है कहीं? 17 जून को। 17 जून को हम विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाते हैं। और ये जो मरुस्थल रोकथाम को लेकर के जब इसका उद्घाटन हुआ और ये निश्चित किया गया कि 17 जून को यह दिवस मनाया जाएगा, तो उन्होंने एक विषय रखा, एक थीम रखी। तो इस विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस की थीम क्या थी, क्या था थीम, याद है क्या किसी को? तो इसकी थीम थी भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। ये हमारी थीम रही। कौन सी रही? विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया और उसके अंदर इस मरुस्थलीय प्रसार को रोकने के लिए एक थीम, एक विषय बनाया गया, यानी एक नारा लिखा गया। उस नारे के द्वारा लोगों को जागृत करने का काम था और वो थी भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। अगर यही थीम आ जाए, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य, यह थीम किसको रोकने के लिए बताया गया? तो मरुस्थल को रोकने के लिए। ये करंट में है सभी चीजें, लेकिन इसको साथ में कनेक्ट करके आपको दे रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमें आए बाएं दाएं कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हमारे आरपीएससी जो है वह बहुत ही सटीकता के साथ आपके साथ कार्य कर रही है। नेक्स्ट जो है, और ये बता देता हूं मैं, ये जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं ये सभी हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्रोत के द्वारा लिखी हुई हैं। माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंदर ये लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा वनों को लेकर के और भूमि को लेकर के, भौगोलिक स्थिति को लेकर के हमारे माध्यमिक बोर्ड की जो किताबें बनी हुई हैं उसके अंदर इसका
लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आपने कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक की जितनी भी किताबें हैं गे, उसके पीछे उद्देशिका, उद्देश्य, कारण लिखे हुए, उनसे भी 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी भी हम इसको पढ़ते नहीं है, कभी भी हम इसको पढ़ते नहीं है। यानी कि अभी किसी को कह देंगे ना, कोई बोलेगा कि हमको एनपीएस 2020, तो ढूंढ ढूंढ के किताबें निकालोगे, लेकिन तुमको यही पता नहीं कि एनपीएस 2020 के बारे में किसी भी किताब को उठाओ और किताब के पहले पेज में अध्यापक के लिए और दूसरा है विद्यार्थियों के लिए, वहीं पर एनपीएस 2000 भी लिखा पड़ा हुआ है, लेकिन कौन पढ़े? कि नहीं हिम्मत की किताब लेने बढ़ना का अपन। चलिएगा आगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बना 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बना इस भूमि की को लेकर के 1955 में, लेकिन इस अधिनियम को राजस्व दिवस के रूप में, राजस्व दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को घोषित किया। वर्तमान के अंदर 15 अक्टूबर को इस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो 1955 में बना था, उसको है ना, वो 15 अक्टूबर के दिन कब 2020 में राजस्व दिवस के रूप में घोषित किया। तो हमारा 15 अक्टूबर किस दिवस को माना जाएगा? राजस्व दिवस को लेकर के। और ये राजस्व दिवस किस लिए बना? हमारे 1955 में जो अधिनियम बना था उसके अंतर्गत दिवस को डेवलप किया गया। उसके बाद में है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 23 मई 1956 के अंदर अधिनियम बना और भूमि सुधार अधिनियम 1952 में बना। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनी 19 फरवरी 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब बना? 19 फरवरी 2015 में। किसके सहयोग से, किसने इसका उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्योंकि मृदा का अपरदन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा कृषकों को नुकसान हो रहा था। इस मृदा की स्वास्थ्य को लेकर के एक कार्ड का आयोजन किया गया और इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर के एक यहाँ पर एक और कोटेशन, एक और थीम बोली गई। कौन सी थीम है वो बताइए? कहीं अखबार पढ़ा हो, कहीं थोड़ा सा ध्यान हो, हैं? बोलिए। स्वस्थ धरा खेत हरा थीम बोलेगी। कौन सी? स्वस्थ धरा खेत हरा। और ये कार्ड है ना, वो कृषकों को बनाकर दिया गया। अब ये कार्ड कितने साल के लिए वैलिड माना गया? कितने साल के लिए वैलिड माना गया?
बताइए अधिकरण। कितने साल के लिए इस कार्ड को वैलिड किया गया है? कमेंट कीजिए साथियों। क्योंकि अभी वर्तमान में खेती को लेकर के जल को परीक्षण को लिया है, भूमि के परीक्षण को लेकर के वर्क हो रहा है, ताकि कृषक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन उस भूमि को ले सके। और इसको लेकर के मृदा स्वास्थ्य कार्ड का निर्माण हुआ। उसका थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा, और ये कार्ड की वैलिडिटी मात्र 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए है? नंदमय साहब ने 2 साल के लिए यह कार्ड वैलिड है। ठीक है, चलिए गए। उसके बाद हमारे राजस्थान के अंदर एक और बोर्ड का निर्माण हुआ। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, और इसका जो गठन हुआ था वह 22 दिसंबर 2016 को, और इसी बोर्ड का पुनर्गठन हुआ 19 फरवरी 2022 को। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन हुआ, और इस नाम से ही पता लगता है कि राजस्थान में जहां जहां पर बंजर भूमि उसका अध्ययन करना है, चारागाह को विकास करना है। और ये बोर्ड 22 दिसंबर 2016 को गठित हुआ, लेकिन ये बीच में बंद हो गया। लेकिन इसको वापस पुनर्गठन किया, इसी को वापस रीडेवलपमेंट किया। कब? 19 फरवरी 2022 को। अब हम देखते हैं हमारे भूमि को लेकर के अधिकारियों के द्वारा कुछ नाम बोले गए हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरी किसी भी ज्यादा इतनी बातें नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी बातें आती होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे माइंड से निकलती हैं। जैसे कि हमारा है अमीन। अमीन किसको बोलते हैं? अमीन किसे कहा जाता है? भू राजस्व भू राजस्व निर्धारित करने वाले अधिकारी को, यानी कि उस भूमि के अंदर हमें कितना राजस्व लेना है, उसकी जो राशि को निर्धारित करने वाले कर्मचारी होते हैं, उसको बोलते हैं अमीन। भू राजस्व निर्धारित करने वाले अधिकारी, यानी कि भूमि के ऊपर कर को निर्धारित करना, लगान को निर्धारित करने का जो राशि का निर्धारित करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उसको बोलते हैं अपन अमीन। ठीक है। और दूसरा है आमिल। देखो दोनों में अंतर है बहुत जबरदस्त। अमीन राजस्व को निर्धारित करना, और आमिल भू राजस्व को वसूल करने वाला कर्मचारी। यानी कि
राजस्व निर्धारित करने वाले कर्मचारी अधिकारी ने जो राजस्व फिक्स कर रखा है उसकी वसूली करने के लिए कोई अधिकारी या जो कर्मचारी है तो उसको क्या बोलते हैं? आमिल। क्या बोलते हैं? आमिल। ध्यान रखना, अमीन और आमिल। हाँ, वसूल करने वाला। ठीक है। उसके बाद में है माल गुजरी। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? माल गुजरी में बोलते हैं रियासत काल में राजस्व का कर। रियासत काल का लगान, रियासत काल का लगान, उसको हम क्या बोलते हैं? माल गुजरी। यानी कि 1956 के पहले, यानी देश के आजाद होने के पहले जो रियासतें थी वो भूमि की जो लगान को, जो कर को लेते थे उसे क्या बोलते थे? माल गुजरी। ये जो है ना वो राजस्व निर्धारित करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो तो सब आरएस लेवल के होते हैं, और ये जो होते हैं ना वसूल करने वाले वो हमारे पटवारी और गिरदावर होते हैं। ठीक है। अब आता है आगे बिगोरी। बिगोरी किसे बोलते हैं? एक बीघा जमीन का जो कर होता है उस एक बीघा जमीन के कर को क्या बोलते हैं? बिगोरी। एक बीघा जमीन का कर, जमीन का कर, बिगोरी। अब आता है हमारा गिरदावरी। गिरदावरी किसको बोलते हैं? वो है ना वो गिरदावर कहलाता है। यहाँ पर लिखा है गिरदावरी। गिरदावर और गिरदावरी। अब ये जो गिरदावरी है किसको बोलते हैं अपन? और वो है हमारी एक नक्शा। कौन सा? एक नक्शा एक नक्शा होता है और उस नक्शे के अंदर क्या होता है? कृषि उपज का विवरण। कृषि उपज का विवरण, यानी कि एक नक्शा बना होता है। उस नक्शे के अंदर कौन सी फसल है या कौन सी फसल पैदा होगी वो लिखा हुआ होगा। तो वो जो कागज होता है या वो जो कपड़े का जो नक्शा होता है उसको क्या बोलेंगे? गिरदावरी। गिरदावरी। नेक्स्ट है हमारा अब समझे? तो नेक्स्ट है हमारा, और वो है हमारा खसरा। खसरा किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, इस खसरा नंबर से। खसरा हमको बोलते हैं खास करके खेत का रजिस्टर। खेत का रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर लेके वो खोलता है ना, तो वो जो रजिस्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? खसरा। ताकि उस रजिस्टर के अंदर देख के बता सके कि ये भूमि नंबर ये है। तो ये अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो हम खसरा पता लगा सकते नहीं हैं। चलिएगा। और अब आता है चड़स। चड़स किसको बोलते हैं? चड़स है वो हम बोलते हैं चमड़े का पट्टा या चमड़े की बाल्टी जिसके द्वारा मापने के हेतु यूज किया जाता है।
और नेक्स्ट आएगी वो हाकर, वो हम पटवारी वाले जब कोर्स आएंगे उस समय वो अलग आती है। और ये है हमारे चमड़े की बाल्टी, चमड़े की बाल्टी, ठीक है। ये है ना वो फिक्स माप को लेकर के रखा जाता है। जमीन को जब मापते हैं तब आगे पीछे नहीं हो जाए यूं, तो वो बाल्टी रख देते हैं, तो ये फिक्स है, यहाँ से फिर आगे की ओर मापना पड़ेगा हमको। बाल्टी रखते हैं, उसको चरस बोलते हैं। चमड़े की इसलिए रहते हैं क्योंकि चमड़ा होता है ना, वो कभी लंबा चौड़ा पतला नहीं होता है, फिक्स होता है वो। उसके अंदर 1% भी, एक mm बाल कितना भी मिस्टेक होती नहीं है, न फैलता है गर्मी ताप किस भी होकर के। तो आपको मालूम है ये सब जो ये जो पटवारी वगैरह जो है ना, इस रजिस्टर को लेके आते थे, लाल कपड़ा लेके आते हैं, मालूम है, लाल कपड़े में लपेट के उस लाल बांधते हैं, तो वो लाल कपड़ा क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं उसको, उस कपड़े को? उसको बस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस्ता। उस कपड़े को बोलते हैं बस्ता। और ये कपड़े के बिना अधिकारी या कोई भी कर्मचारी जब कोई रिकॉर्ड मांगता है तो उस बस्ते के अंदर ले करके जाते हैं, यानी कि अगर वो बस्ता नहीं होता है तो उसको फेंक देते हैं, वो बस्ता लेके आयु। कुछ भी, वो बस्ता है स्पेशली सरकार के द्वारा एथोरेट कप हाँ खतरा है, अगर उसको जरा भी छेड़छाड़ी की तो फांदा घुसेगा, क्योंकि वो लाल लाल जो कपड़ा जो लपेटते हैं, जो बस्ता होता है, वो आम आदमी इसका यूज नहीं करता है, वो कर्मचारी ही यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जाके देखोगे तो जोने से जोने भी कागजे पड़े होंगे तो लाल बस्ते के अंदर ही लपेटे हुए होंगे, ठीक है। बाकी हमारी पड़त भूमि के बारे में आप जानते हैं, आप बंजर भूमि के बारे में जानते हैं, आप है ना वह दूसरी जो नॉर्मल सी है ना, वो खारी मीठी अलग अलग प्रकार के है ना वो दीवार बनी हुई मेड़ों के बारे में आप जानते हैं, इसलिए इन बातों को मैंने नहीं बताया। लेकिन इसमें खास करके एक तो अमीन को ध्यान रखना है, एक चड़स को ध्यान रखना है, एक आमिल को ध्यान रखना है, एक माल गुजारी को ध्यान रखना है। फिर आएगा निम्न में से माल गुजारी कहा गया, तो यहाँ पे फट देखेगा रेल के एक डब्बा, रेल का एक डब्बा, या यातायात को लेकर के सामान को ले जाने वाला डब्बा, तो वहां पे क्लिक करके, लेकिन ये माल गुजारी कौन सी है? रियासत काल का लगान है, ठीक है। और दूसरा ये गिरदावरी को लेकर के, गिरदावरी यानी कि एक नक्शा, नक्शा तो होगा लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा? कृषि उपज का विवरण होगा, तो वो कहलाएगी गिरदावरी। और खसरा का मतलब होता है किसी खेत का रिकॉर्ड प्राप्त करने का रजिस्टर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमने है ना वो कोशिश की है कि राजस्थान की मिट्टियों को लेकर के, अवर्धन को लेकर के, राजस्थान की मिट्टियों को लेकर के प्रोजेक्ट बनने वाली बातें, थीम्स की बातें, और वह तमाम चीजें जो राजस्थान के अंदर मिट्टियाँ उपलब्ध हैं उसको गुणों को लेकर के हमने ये सेकंड वीडियोस और फर्स्ट वीडियोस जो दिए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। आप इसे बार बार देखिए ताकि आप इससे बेस्ट रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। और हमारा जो कल का जो यूनिट होगा वो हमारा कल का यूनिट आप बताइए मैं कौन सा पढ़ूं? कमेंट करके बताइए कि हम कौन सा यूनिट को पढ़ाएं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे अब आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो आपके इंटरेस्ट पर जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उन अध्यायों को पढ़ने हेतु आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं और बेस्ट से बेस्ट आपको वो नॉलेज दे पाएँ। जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की गाइडें हैं उसका मिले जुला रूप आपके सामने उभर करके आए, ताकि आपको कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिले, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिले और एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जो आरपीएससी लायक हो। एक बार फिर मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और वीर क्लासेस की ओर से एक बार फिर कहना चाहूँगा, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन।